घड़ी में रात के 12 बज चुके हैं। दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे से मुलाकात कर चुकी हैं। मैं हूं आपके साथ आरजे आलोक और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की रात में 12 बजे की कहानी में। अक्सर हर रात हम 12 बजे मिलते हैं और 12 बजे की कहानी वो कहानी होती है जिसमें आप दादा दादी, नाना नानी या कभी माता पिता ने आपको वो कहानियां सुनाई हों बचपन में। सुनी कहानियों का जिक्र हम करते हैं यहाँ पर। और आज की रात की जो कहानी है वो दिलचस्प है। ये उस दुनिया की कहानी है जिस दुनिया के बारे में अक्सर हमें गांव में, घरों पर या फिर कहानियों के अंतर्गत बताया जाता था कि भाई उस जगह मत जाना, वहां पर भूत हैं, वहां पर प्रेत हैं। कुछ उन्हीं कहानियों का जिक्र आज की रात 12 बजे की कहानी में। भूतों की दुनिया। एक गांव रामगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में माना जाने वाला रामगढ़ का गांव, और उस गांव में कृषक, जमींदार, मुखिया जी और तरह तरह के लोग रहा करते थे। नदी के किनारे ये गांव बसा था और जब भी इस गांव में किसी को आना होता था या इस गांव से किसी को जाना होता था तो माध्यम सिर्फ एक होता था, नदी को पार करना ही पड़ता था। ऐसा आज भी बहुत सारे गांव में प्रचलन है कि भाई सूर्यास्त के बाद अक्सर लोग कोशिश करते हैं कि न घर के बाहर जाएं और न कहीं शहर की तरफ से गांव की तरफ जाने की कोशिश करें। तो कुछ ऐसा ही माहौल रामगढ़ गांव में भी था कि सूर्यास्त 6 बजे के बाद, 6:30 बजे के बाद कोई भी घर से नहीं निकलता था और कोशिश करते थे वो लोग कि अगर कभी शहर से भी गांव की तरफ आए तो 6 बजे तक घर पहुंच ही जाएं। तो ऐसे ही रामगढ़ गांव चला करता था। लेकिन इस गांव की खासियत और इस गांव की सोच में तब्दीली कब शुरू हुई, वही है कहानी आज रात की 12 बजे की कहानी, भूतों की दुनिया। रामगढ़ गांव के मुखिया के बेटे एक बार शहर से गांव की तरफ आ रहे थे और जब नदी उन्होंने क्रॉस किया, नदी को उन्होंने पार किया, तब तक जो नदी में जब नाव चला रहे थे नाविक, उन्होंने उन्हें छोड़ा और बोला कि साहब बहुत बच बचा के जाइएगा, काफी रात हो गई है, यहाँ पर कोई भी इतनी रात को घर नहीं पहुंचता। तब से मुखिया के बेटे राजीव ने कहा, अरे अंकल आप परेशान मत होइए, मुझे इन चीज़ों में पूरा विश्वास है और मैं घर आराम से पहुंच जाऊंगा। आपने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया है, ये लीजिए पैसे और अब आप जाइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाविक ने अपनी नाव मोड़ी और वो अपने घर की तरफ चला गया। नाव के दूसरी तरफ खड़ा हुआ जो बालक 18-19 साल की उम्र थी, मुखिया का बेटा राजीव, नदी के किनारे से घर की तरफ जाने लगा धीरे धीरे। रात के लगभग 9, 9:30 बजे हुए थे। तब तक तो गांव में आधी नींद भी पूरी हो जाती है। धीरे धीरे चलते चलते राजीव के सामने झटके से एक रोशनी यूं आई और रोशनी में नीचे उसे दलदल दिखाई दिया और दलदल के भीतर जगह लगी बनने और बहुत सारे लोगों ने देखा कि वो उस दलदल के अंदर जाने लगा और फिर वो जमीन की तह में चला गया। मुखिया जी का बेटा गायब हो गया। अगली सुबह तक जब बेटा नहीं पहुंचा तो मुखिया जी ने नाविक को बुलाया, गांव वालों को बुलाया और पूछा कि आखिर मेरा बेटा है कहां? मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया। तो नाविक ने जवाब दिया कि मालिक, मैंने तो उन्हें किनारे पर छोड़ा था और मैंने कहा था कि आप आराम से जाइएगा, सूर्यास्त का समय खत्म हो गया है और अभी सभी लोग घर पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे सब पता है, आप परेशान ना हो। और वो गायब, मुखिया का बेटा गायब। ये सबसे बड़ी सनसनी हो गई पूरे गांव में। अगले दिन कुछ ऐसा ही हुआ। शाम के वक्त गांव के ही एक दुग्ध धुलने वाले इंसान के बेटे विकास आए और विकास भी कुछ इसी अंदाज में गए और उस दलदल में गए और वो गायब हो गए। तीसरे दिन सुबह मुखिया और उनके कुछ लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार लोग जा कहां रहे हैं। तो नदी के किनारे मुखिया और उनके साथ 2 लोग और
शाम के समय, लगभग सूर्यास्त के समय आकर के खड़े हुए। और उस रात नाव से तो कोई नहीं उतरा, लेकिन जैसे ही वो रात आगे बढ़ने लगी तो मुखिया और उनके साथ जो दो लोग थे, उन्होंने कहा चलो भाई, आज लगता है कोई नहीं आएगा और शायद चलते चलते हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार हो क्या रहा है। मुखिया और उनके साथ जो दो लोग थे, जब वो जंगल के रास्ते से गांव की ओर जाने लगे, समय लगभग 9 साढ़े 9 बजे का, वही दलदल एक बार फिर से अपना मुंह खोलता है और उसमें मुखिया के साथ साथ वो दोनों लोग भी समाहित हो जाते हैं। समाहित होकर के गायब, दलदल पूरा अपने तरह ज्यों के त्यों। और सुबह के वक्त पता चलता है कि मुखिया जी के साथ दो लोग और नदारत हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। फिर उसी गांव में एक संजीव नामक व्यक्ति रहता था। तो संजीव थोड़ा सा पढ़ा लिखा था और सबसे ज्यादा समझदार था। उसने कहा कि मैं पता करता हूं कि आखिरकार ये लोग गायब कहां हो रहे हैं हर शाम। तो संजीव भी सूर्यास्त के बाद उस जंगल के रास्ते आता है और आते 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 देखता है वो दलदल है, उसके अंदर वो समाहित हो जाता है। दलदल के नीचे की दुनिया अगर आप सोचें तो बिल्कुल अलग थी। भूतों का दौर, भूतों का जमघट, दलदल के नीचे भूतों का लोक। वो भूलोक नहीं था, वो भूत लोक था, भूतों की दुनिया। वहां पर जब संजीव जाता है तो देखता है कि उसके सामने राजीव और मुखिया जी और गांव के दो लोग, सभी लोग मिट्टी के भीतर समाहित हैं और सिर्फ उनका आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है। और भूतों का जो हेड था, प्रमुख भूत, वो कहता है कि इन्हें भी इसी तरीके से जमीन के भीतर डाल दो, और जैसे ही आने वाले दिनों में 25 लोग हमारे पास पूरे हो जाएंगे, उनकी बलि चढ़ा करके हम पूरे भूलोक पर अपना शासन करेंगे। उनकी मनसा थी, भूतों की मनसा थे कि कम से कम वो लोग 25 लोगों को पकड़ें और उनकी बलि चढ़ाएं। होता यह है कि भूत लोक में नीचे जो पढ़ा लिखा संजीव भी गया है, उसके साथ मुखिया जी वगैरह सभी आधे हिस्से में मिट्टी से भरे हुए हैं। वो सब एक दूसरे से गुपचुप बात करते रहते हैं। उसी समय भूतों का एक और, जो भूतों के अंडर में काम करने वाला इंसान होता है, वो कहीं आग जला रहा होता है, जिसे देख करके भूतों का मुखिया बहुत जोर से चिल्लाता है, अरे तू आग क्यों जला रहा है? तुझे पता है ना कि आग जलाने से वैसा ही होता है जैसे अंगीठी के पास अगर आग जलती है तो सब कुछ कठोर हो जाता है और ये लोक पूरा खत्म हो जाएगा हमारा। तू ऐसा ना कर, ये आग वाग मत जला, और कोई देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि आग जलाने से ये लोक ही गायब हो जाएगा। ये बात संजीव ने धीरे से सुन ली और संजीव ने ये प्लान किया कि मुखिया जी और मुखिया जी के बेटे और बाकी दो लोगों को लेकर कि अगली रात जब ये पूरे भूत लोग ऊपर जाएंगे और जमीन से, दलदल के भीतर से लोगों को खींचेंगे, उसी पल ये लोग भी अपने को छुड़ा करके उस रास्ते ऊपर जाएंगे और पेड़ों से खुद को टांग लेंगे, जिससे कि वो दलदल में ना जा सके। फिर अगली रात होती है, दलदल का मुख खुलता है। दलदल के मुख से भूत तो आते ही हैं बाकी लोगों को लेने के लिए, लेकिन ये चारों लोग उसी रास्ते से ऊपर आ जाते हैं और खुद को पेड़ पर ऐसे टिका लेते हैं, जिसकी वजह से वो दलदल के भीतर नहीं जा पाते हैं। संजीव, राजीव, मुखिया जी और दो और लोग पेड़ के ऊपर कुछ इस अवस्था में खड़े हो जाते हैं। एक तरीके से भूतों के चंगुल से वो खुद को बचा करके निकल जाते हैं। फिर अगली सुबह जानकारी के हिसाब से संजीव ने वहां पर गांव वालों के साथ उस दलदल को पूरी तरीके से जला दिया। वहां पर छिड़काव किया मिट्टी के तेल का, केरोसिन ऑयल का, और पूरे दलदल को उन्होंने जला करके खाक कर दिया। एक तरीके से भूत लोक का सर्वनाश कर दिया। अपनी सूझबूझ के हिसाब से संजीव ने उस लोक को ही खत्म कर दिया, भूतों की दुनिया को ही नष्ट कर दिया। लेकिन भूतों के मुखिया ने एक बात सबके सामने वहां जाहिर की, जब वो जल रहे थे, मर रहे थे,
अपने सिपाही से उसने कहा कि यदि तुम्हें किसी इंसान को अपनी कमजोरी बतानी है, भूतों की कमजोरी इंसान को पता चल गई थी, तो इंसान उसका लाभ जरूर उठाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ उस पाताल लोक में, जहां पर भूतों का पूरा जमघट था। लेकिन एक भूत ने बता दिया कि भाई अगर हमें जला दोगे तो ये लोक ही गायब हो जाएगा। और वो बात उस सूझबूझ वाले संजीव ने सुना, इंसान ने सुना, और तुरंत उसने उस पर गौर किया। अगले दिन सुबह उस पूरे लोक का नाश हो गया। बात छोटी सी है, यदि आपके भीतर कोई कमजोरी है या आपकी कोई कमजोरी है, तो उसे किसी भी इंसान तक पहुंचाने से पहले यह सोच लें कि वो इंसान आपका लाभ उठा सकता है, आपकी कमजोरी का लाभ उठा सकता है। अगर कमजोरी का लाभ नहीं उठता तो वो पाताल लोक में, भूत लोक हमेशा रहता। सो अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाएं। आज की कहानी का शीर्षक ही यही था, भूतों की दुनिया। लेकिन इसका जो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि यदि कमजोरी है तो उसे अपना वज्र बनाएं, उसे अपनी ताकत बनाएं। हर रात 12 बजे मैं कुछ ऐसी ही कहानियां लेकर के आता हूं जिन्हें हमने कभी बचपन में सुनी होंगी, या वो कहानियां जो दादा दादी नाना नानी ने आपको सुनाई होंगी, ये वही कहानियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हर रात 12 बजे आते हैं और इन कहानियों का हिस्सा बनते हैं। ये कहानियां विद फैमिली, घर वालों को भी सुनाई जा सकती हैं। और जैसा कि मेरा रिचुअल है, मैं हर रात जाने से पहले कुछ शेरो शायरी, कुछ चंद बातें आप तक पहुंचाता हूं। आज भी मैं वही बात आप तक पहुंचाने वाला हूं। आज रात की कहानी में वो बात आपको पहुंचाने वाला हूं। और आशा है कि टाइटल से आप घबराए होंगे, लेकिन कहानी सुनने के बाद आपको लग गया होगा कि ये कहानी किसी खास मकसद से सुनाई गई थी। आपकी कमजोरियों को आपका हिस्सा न बनने की बात कही गई थी। एंड डॉली बीजी, ये जो संगीत है ये तानपुरा है। तानपुरा मैं साथ रखता हूँ, वही प्ले करता हूँ। चलते चलते कुछ चंद लाइनें आपके लिए नजर करता हूं। कमजोर होना लाजमी है, कमजोर होना लाजमी है। कमजोरी बताना ना समझी है, कमजोर होना लाजमी है, कमजोरी बताना ना समझी है। कमजोरी को जो ताकत बना दे, अपनी कमजोरी को जो ताकत बना दे, उसका पुरजोर हो जाना लाजमी है। उस इंसान का पुरजोर हो जाना लाजमी है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की रात की 12 बजे की कहानी का आप हिस्सा बने। कल की रात फिर आऊँगा, किसी खास कहानी के साथ आऊँगा, आप तक पहुँचाऊँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, और बहुत बहुत शुक्रिया कि हर रात आप 12 बजे की कहानी का हिस्सा बनते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।